Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. न खुदा मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव के करीबी रहे पिछड़े नेताओं पर यह बात लागू होती है। आखिर वो कौन से नेता हैं जो न इधर के रह गए न उधर के, और 24 उनके लिए एक डिजास्टर हो गया। आज हम इस खबर को समझेंगे। ये भी जानिए कि अदालत का वो कौन सा फैसला आया है जिसने एक झटके में ही सभी सरकारी मदरसों को बंद कर दिया है, उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। और आखिर में बीजेपी की वो पॉलिसी, बीजेपी का वो कार्यक्रम जो बुर्के में फर्जी वोटर रोकने के लिए बनाया जा रहा है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है। कौन होंगे वो लोग, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात उन नेताओं की जिन्होंने सोचा था कि उन्हें मिलेगा तो बहुत कुछ। 24 के चुनाव में वो किंग मेकर हो जाएंगे। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो अपनी बड़ी छाप छोड़ेंगे और 27 में वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। लेकिन वही बात है, न खुदा मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के। जी हां, अखिलेश यादव ने अपने पिता का वो चरखा दांव चला जिससे उनके ही कभी अपने चित्त हो गए। जी हां, जो लोग अब मझधार में फंस गए हैं वो हैं पल्लवी पटेल, वो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो हैं केशव देव मौर्य, वो हैं संजय चौहान, वो है सलीम शेरवानी और वो है आबिद रजा। जी हां, इस तरह के वो तमाम नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ चुनाव के एन पहले छोड़ दिया और जिन्हें यह लगा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी अपना लेगी, वो अखिलेश यादव के उस चरखादाओं के आगे फेल हो गए। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं को अखिलेश यादव से तोड़ने, अपने साथ जोड़ने की एक कवायद शुरू की थी। और कांग्रेस को यह लग रहा था कि शायद अखिलेश यादव के साथ गठबंधन ना हो तो उस सूरत में ये एक पैरेलल, एक समानांतर पीडीए खड़ा हो जाएगा जिसमें सभी नेता या तो पिछड़े हैं या दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, और इनके जरिए कांग्रेस पार्टी अपना समीकरण उत्तर प्रदेश में साधेगी। हालांकि 24 के लिए बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन 27 के लिए यह प्लान जरूर बन रहा था। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने ऐसा झांसा दिया। कांग्रेस ने इन नेताओं को कुछ इस तरीके से अपने साथ लाने की कोशिश की कि सब के सब उस झांसे में आ गए और अखिलेश यादव के दांव के आगे सब बीच मझधार में फंस गए। याद करिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत थी, उन्होंने क्या समझकर छोड़ा था, और पार्टी के एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्हें लग रहा था कि अब कांग्रेस के साथ जाने की बारी है, और कांग्रेस के साथ सिर्फ वही नहीं सोच रहे थे, उनके अलावा चंद्रशेखर आजाद रावण से भी कांग्रेस की बात चल रही थी। और कुछ ऐसी ही बातचीत पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी से भी चली। लेकिन अब ये तमाम नेता ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी से बात करना उन्हें महंगा पड़ गया और कांग्रेस पार्टी खुद समाजवादी पार्टी के साथ चली गई और ये सब के सब नेता इस चुनाव में सड़क पर रह गए। आज पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका दर्द साफ साफ दिखाई दिया। कांग्रेस को लेकर के भी वो हमलावर रही, लेकिन एक बात तो साफ हो गया, वो ये कि अखिलेश यादव को इस बात की भनक लग चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी इन नेताओं के साथ संपर्क साध रही है और इन नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव से लेकर प्रदेश स्तर के कई कांग्रेस के नेता, यहां तक कि कांग्रेस आला कमान से जुड़े भी एक नेता लगातार इन नेताओं के संपर्क में थे। वो चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, वो चाहे पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ऐसे तमाम नेताओं के साथ ये लोग संपर्क में थे।
और सभी को यह उम्मीद थी कि शायद समाजवादी पार्टी से सीटों पर बात नहीं बन पाएगी, तब इन नेताओं के जरिए 2024 की जंग लड़ी जाएगी। और हुआ उल्टा। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनका दबाव कांग्रेस पार्टी पर पड़ा। अखिलेश यादव ने थोड़ी अपनी मुट्ठी ढीली की और उन्होंने 11 सीट की जगह 17 सीट का ऑफर दे दिया। हालांकि कांग्रेस इस पर भी तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि अगर अखिलेश के साथ आप समझौता नहीं करेंगे तो फिर ये मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और फिर उसके बाद आप किसी और को ब्लेम मत करना। उसके बाद आनन फानन में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के 17 सीटों को स्वीकार कर लिया और तब वो खेल जो होना था कि कांग्रेस इन नेताओं के साथ एक गठबंधन बनाकर इन नेताओं को जोड़कर चुनाव में जाती, वो अपने आप खत्म हो गया। अब आलम यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस चुनाव में सियासी तौर पर सड़क पर आ गए। चंद्रशेखर रावण पूरी तरीके से अकेले पड़ गए क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट दिया है। इन नेताओं को कांग्रेस का अब नैतिक समर्थन हो सकता है, लेकिन सक्रिय समर्थन नहीं। पल्लवी पटेल इसलिए फंस गई कि पल्लवी पटेल यूं तो समाजवादी पार्टी के कोटे में थी, यूं तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। जब पहली इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो वो कांग्रेस पार्टी के समाजवादी पार्टी के साझेदार के तौर पर उस मीटिंग में शामिल हुई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी और शायद वो भी उसी फ्लो में बह गई। और हुआ ये कि जब राहुल गांधी वाराणसी आए अपनी न्याय यात्रा लेकर, तो अखिलेश यादव तो नहीं थे, पल्लवी पटेल जरूर उस जीप पर सवार थी। जब राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा खत्म कर रहे थे तो अखिलेश यादव मुंबई नहीं गए, लेकिन पल्लवी पटेल जरूर उस मंच पर थी। तो यह साफ हो गया कि पल्लवी पटेल की निष्ठा अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा कांग्रेस के प्रति है। और जिस तरीके से पीडीए को लेकर के उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से उस वक्त समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर आइडियोलॉजिकल हमला उन्होंने किया और उसके बाद दोनों के फोन की बातचीत सार्वजनिक हो गई, इसने एक तरीके से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल का चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दिया, यानी कि वो भी अब मझधार में। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर सलीम शेरवानी को साधने की कोशिश की और कई नेताओं को, लेकिन जब खुद कांग्रेस सपा के खेमे में चली गई तो सलीम शेरवानी और उनके साथ उस वक्त आ रहे सपा के कई मुस्लिम चेहरे भी यूं ही मझधार में अटक गए। चंद्रशेखर रावण के साथ 4 सीटों पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अब चंद्रशेखर रावण के लिए अपनी सीट बचानी भी मुश्किल हो रही है। अपनी सीट पर लड़ाई लड़ना भी मुश्किल हो गया क्योंकि वहां पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और चंद्रशेखर रावण सभी चुनाव लड़ रहे हैं। केशव देव मौर्य को तो अखिलेश ने बिल्कुल कहते हैं कि घास ही नहीं डाला, वो अलग नाराज चल रहे हैं। तो इन तमाम लोगों से कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करने, अपने साथ जोड़ने की जो कवायद की थी, वो अपने आप में एक डिजास्टर हो गया। कांग्रेस सपा के साथ चली गई और अखिलेश यादव का यह चरखा दांव ऐसा पड़ा कि ये सभी नेता 24 के रेस से बाहर हो गए। हालांकि इसमें से अब भी कई लोग दोबारा से अखिलेश यादव से मिलने, उनके साथ दोबारा से अपनी पींगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, लेकिन अब लगता नहीं कि अब किसी का कुछ हो पाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अब अकेला ही लड़ना पड़ेगा। उन्होंने जो पार्टी बनाई बहुत फैनफेयर के साथ, उस पार्टी का ना कोई अब नाम जानता है, ना उस पार्टी का कोई कार्यक्रम, ना उस पार्टी का कोई नेता या फिर उस पार्टी का कोई कार्यकर्ता, यानी कि वो भी अब चुपचाप नेपथ्य में जा रहे हैं। पल्लवी पटेल के लिए बड़ा झटका है, अब उन्हें अकेले लड़ना पड़ेगा। बीजेपी में गुंजाइश नहीं है, अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है। बीएसपी से के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है, या तो वो खुद लड़ें, अपनी ताकत दिखाएं, या फिर 24 के रेस से पूरी तरीके से बाहर हो जाएं। चंद्रशेखर रावण 4 सीटों पर लड़ने के लिए 5 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अपनी सीट पर उनकी लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। और बाकी सलीम शेरवानी और दूसरे नेता बिल्कुल कह सकते हैं कि इस चुनाव में अखिलेश यादव से दूर होने की वजह से अब नॉन एंटिटी होते जा रहे हैं।
तो जिस चरखा दांव की बात मुलायम सिंह यादव से लोग सुनते थे, 2024 में यह अखिलेश यादव का चरखा दांव है और सब इनके वो विरोधी जो इनके साथ सटकर पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो सब एक दांव से ही चित हो गए। अब अगली खबर। और अब आज उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर है कि जितने भी सरकार से अनुदानित मदरसे हैं वो सभी मदरसे अब बंद होने जा रहे हैं। जी हां, सरकार अपनी तरफ से भले ही इन मदरसों को थोड़ी रियायत बरत रही थी, लेकिन अदालत ने तो ऐसा फैसला दे दिया कि अब इन मदरसों के अस्तित्व पर ही सवाल उठ गए। अब ये मदरसे अपने अस्तित्व को ही खोने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के 2 जजों की पीठ ने यह फैसला किया कि जो मदरसे हैं और खास करके जो मदरसा बोर्ड है वो सेकुलरिज्म के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है, खिलाफ है। इसलिए इस मदरसा बोर्ड का कोई औचित्य नहीं है और इस मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाना चाहिए। बकायदा एक आदेश में आज अदालत ने संविधान की धारा 14 और 21A के तहत यह मान लिया कि मदरसा बोर्ड सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में जब शिक्षा पूरी तरीके से धार्मिक नहीं हो सकती, बोर्ड सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नहीं हो सकता क्योंकि सरकार पैसे देती है और बोर्ड कोई एक पैरेलल समानांतर बोर्ड नहीं हो सकता। कई मुद्दों पर लंबी चौड़ी बहस हुई और उसके बाद 2004 में बने इस मदरसा एक्ट को ही इस अदालत ने खत्म कर दिया। मदरसा एक्ट के तहत मदरसा बोर्ड बनाया गया था और मदरसा बोर्ड को ढेरों अधिकार दिए गए थे, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 9 तक, 10वीं से 12वीं तक और फिर कॉलेजों तक की मान्यता मदरसा बोर्ड देते थे। लेकिन मदरसा बोर्ड के भीतर कई खामियां थी। मदरसा बोर्ड में सिर्फ एक समुदाय विशेष के लोग ही रह सकते थे। उसमें अल्पसंख्यकों की दूसरी शिक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा, और वो भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए ही वो शिक्षा थी और उसमें भी सरकार का पैसा जाता था। हालांकि सरकार लगातार देखें तो मदरसे के लिए अनुदान में कमी करती जा रही थी, लेकिन जब इस बात पर सवाल उठा कि आखिर ये तो पूरा का पूरा मदरसा बोर्ड ही जो संविधान की प्रस्तावना है, सेकुलरिज्म की जो बात है, उसके खिलाफ है, तो आज इस बारे में जो PIL दाखिल हुई थी उस पर फैसला देते हुए 2 जजों की बेंच ने इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके साथ ही यह भी बताया कि जो बच्चे इस वक्त उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, सरकार उनके लिए जल्द से जल्द त्वरित व्यवस्था करे कि उनकी पढ़ाई किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, यानी कि उन्हें अब सरकारी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। सुनिए आज अदालत के फैसले के बाद क्या कहा है अदालत ने। जो याचिकाकर्ता वकील और जो उनके साथी वकील हैं, उन्होंने ये बात समझा दी है। सुनिए इस बात को। जिस एक्ट से मदरसा का गठन हुआ था, इसलिए वो मदरसे खत्म। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए कहा गया है कि इमीडिएटली उनको यूपी बोर्ड से जो गवर्न स्कूल हैं उनमें बच्चों को जो है एडमिशन कर दिया जाए और उनकी पढ़ाई वहां से होगी। अगर जगह कम पड़ रही है तो विद्यालय खोलिए, आप कमरे बढ़ाइए, नए विद्यालयों का गठन कीजिए, लेकिन यूपी बोर्ड से जो गवर्न विद्यालय हैं इन बच्चों को उन्हीं विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब ये जो मदरसे चल रहे थे इनका अस्तित्व खत्म। जी बिल्कुल। आप कुछ इनका अस्तित्व खत्म? बिल्कुल इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पे एक्शन गवर्नमेंट लेगी, जजमेंट आने के बाद जब सर्व होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इस पर अलग ऑर्डर पास करेगी, वही खत्म हो जाएंगे। जजमेंट जो है अभी अपलोड हो गया है नेट पे, तो वो है, वो कॉपी मिल जाएगी आप लोगों को। तो डिटेल्ड उसमें जो कुछ है
काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो वो चीज़ें आपको बारे में एक चीज है, असम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले ही एक्शन ले रखा है। असम में सेम यही प्रोसेस लागू किया गया है जो आज जजमेंट में आया है। ये जो मदरसा एक्ट है, पहले तो ये जान लीजिए, इससे सिर्फ प्राइमरी या जूनियर या सीनियर एजुकेशन, मतलब कि ये 1 से 5, 6 से 8 या 9 से 12 तक सीमित नहीं है। इस एक्ट में इतनी पावर दे दी गई है कि ये डिग्री कॉलेजों को भी मान्यता देता है, और इस मान्यता को, इन विद्यालयों के सुचारू संचालन को देखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया और उसमें धार्मिक विशेष व्यक्तियों को रखा गया। इसको ओपन नहीं रखा गया कि इसमें हर कोई व्यक्ति आ सकता है। इसमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम होंगे वही सदस्य होंगे, और उसमें एक चीज ये जोड़ दी गई कि शिया और सुन्नी के लिए कितनी सीट होगी वो रिजर्व कर दिया गया। ये कहीं नहीं कहा गया कि इसमें अन्य धर्म के लोगों के लिए ओपन रखा जा रहा है। तो एक ये उदाहरण हो गया कि ये अगेंस्ट सेकुलरिज्म है या अगेंस्ट आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अगेंस्ट क्यों हो गया। और आर्टिकल 21A का वायलेशन इसलिए हो गया, जो हमारी बहस का था, कि इसमें फीस लेने के लिए छूट दे रखी गई है। जब आपको सरकारी मद से सहायता दी जा रही है तो फीस लेने का अधिकार आपको नहीं रहता है। तो जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इंश्योर किया जाएगा, एक तरीके से उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो इस वजह से इसको डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा क्या अवैध मदरसों पर भी कोर्ट ने कुछ कहा है कि अवैध की रिपोर्ट पर अवैध मदरसों से इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उससे संबंधित है, एवं अवैध जो बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं उसके खिलाफ तो सरकार वैसे ही कार्रवाई कर रही है। हालांकि उसका जिक्र इस आदेश में किया गया है। बहस के दौरान ये बताया गया था करीब कि 8 से 11 हजार अवैध मदरसे चल रहे हैं। तो उस पर कुछ कहा नहीं है कोर्ट ने? अब उसमें जजमेंट में आएगा, पता चलेगा। वो 86-87 पन्ने का जजमेंट है, वो आप आर्डर आ जाए तो बाकी उससे आप लोग को पता चलेगा। और मोहसिन रजा को सुनिए, जो लगातार ये बात कहते रहे कि मदरसे आधुनिक शिक्षा का केंद्र अगर नहीं बनेंगे तो मदरसे खत्म हो जाएंगे। आज एक बार फिर उनकी बात साबित हुई और उन्होंने यूपी तक से जो बात की उसमें अपनी इस आशंका को जता दिया कि उन्हें यह आशंका थी और ये हो गया, लेकिन ये भले के लिए हुआ है। खैर, जितने भी मौलाना और मौलवी हैं सब इसके खिलाफ हैं और दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना रहे हैं। लेकिन मोहसिन रजा को भी सुन लीजिए। क्योंकि पहले भी हम जब मिनिस्टर थे और हमारे पास में ये होता था, खासकर मदरसा बोर्ड, तो मैं देखता था तो तब भी ये सवाल उठते थे कि साहब इसमें और जो समुदाय के लोग हैं जो माइनॉरिटीज में आते हैं उनके लिए शिक्षा का कोई भी वहां पे व्यवस्था नहीं थी। खाली मदरसों में एक कहना चाहिए हमारी रिलीजियस पढ़ाई होती थी और अभी भी ये चीज लगातार जारी थी। तो रिट पिटिशंस बार बार पढ़ रहे थे, अभी भी पीआईएल किसी ने करी तो उस पीआईएल में जाहिर सी बात है तथ्यों को लेकर जाना होता है। हमारे बोर्ड के वकील जाते हैं, हम लोग जो हमारे पास तथ्य होते हैं देते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी जरूर पाई गई जिसको लेकर ये तय हुआ कि ये बच्चे हमारे मॉडर्न एजुकेशन नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे आमतौर से जो जनरल एजुकेशन होती है, मॉडर्न एजुकेशन या सामाजिक शिक्षा नहीं पा रहे हैं, ये धार्मिक शिक्षा पा रहे हैं। तो धार्मिक शिक्षा के लिए अनुदान देना ये कहां तक जायज है, इसको लेकर संविधान में कोई ऐसी छूट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से मदरसों की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरीके से असम में मदरसे लगभग खात्मे की कगार पर हैं, सरकारी मदरसे, कुछ उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश की दिशा भी दिखाई दे रही है। अब अगली खबर। चुनाव के वक्त हमेशा ऐसा होता है कि बीजेपी ये आरोप लगाती है कि मुस्लिम महिलाएं जब बुर्के में आकर वोट डालती हैं तो उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता है, बहुत सारे फर्जी वोट डाल दिए जाते हैं। और कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसकी वजह से तनाव भी उन इलाकों में, खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में फैल जाता है जब बीजेपी यह आरोप लगाती है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, पहचान नहीं दिखाई जा रही और बीजेपी के खिलाफ ये वोटिंग हो रही है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सरकारी तरह से लड़ने के साथ साथ अब वो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच से ही इस लड़ाई को लड़ने की योजना बनाई है बीजेपी ने। और वो योजना क्या है कि बीजेपी का जो मुस्लिम महिला विंग है, हालांकि कितने हैं अब ये कहना मुश्किल है, क्या सचमुच उतने कार्यकर्ता इनके पास महिला कार्यकर्ता हैं भी कि नहीं मुस्लिम समाज की, लेकिन बीजेपी ने जो अपना मुस्लिम सेल बनाया हुआ है, एक तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और अल्पसंख्यक मोर्चा,
दोनों के भीतर से एक सेल गठन करने जा रही है, जो चुनाव के दिन वो मुस्लिम महिलाओं का ही एक संगठन और सेल होगा, जो मुस्लिम बूथों पर इस बात की तस्दीक करता रहेगा कि कहीं कोई बुर्के में फर्जी वोटर तो नहीं डाल रहे, वोट नहीं डाल रहे। अगर ये प्लान बीजेपी का सफल हुआ तो बीजेपी को लगता है कि वो बहुत सारे वोटों को रोकने में नाकाम होगी। हालांकि अभी तक बहुत कम ही बार ऐसा दिखा है कि बुर्के में कोई फर्जी वोट डालता हुआ पकड़ा गया हो। इक्के दुक्के इंस्टेंस आते रहते हैं, लेकिन आरोप बड़े पैमाने पर लगते रहे। और अब बीजेपी ने तो बाकायदा इसे मुद्दा बना दिया और अपनी मुस्लिम महिला विंग को इसमें एक्टिव करने जा रही है, ताकि हर बूथ पर बुर्कानशी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जा सके। इस पर भी हंगामा होना तय है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।